क्या पहली वीडियो से ही यूट्यूब पे कमा सकते हैं? तो मैं पहली वीडियो से भी कमा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब के एडसेंस से ही कमाया जा सकता है, और लोग कमा भी रहे, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग। ट्रेंड जो है ना, वो सिर्फ आपकी स्किल को एक बूस्ट देता है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ ट्रेंड में है, सिर्फ और सिर्फ वही चलेगी। कभी भी हम लोग किसी को देख करके कोई चीज़ करते हैं तो वो गलत है। तो उनके लिए मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि आपके पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जब तक आप उसको बिल्कुल एंड तक यूज़ ना कर लो ना, तब तक अपग्रेड मत करो। लाइटिंग कैमरा से ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। फ़ोन से ही आप इतना अच्छा रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं? लाइटिंग यूज़ करके। क्रिएटर का नाम लूँगा, इट्स कुंवर करके उनका चैनल है। ओके। एक छोटा सा रूम में उन्होंने अपना एक सिस्टम सेटअप कर रखा है, वहीं पर एक ग्रीन स्क्रीन लगाते हैं, उससे शूट कर करके जो उन्होंने VFX बनाए हैं। पहले नंबर पे जो आता है, अगर मैं बात करूं अभी के एल्गोरिदम के हिसाब से, AVD। इससे भी बड़ा एक नंबर 1 चीज़ है। देखो, थंबनेल में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, वहाँ पे आपकी सारी स्किल्स काम आती हैं। रूल ऑफ थर्ड्स का यूज़ करें, गोल्डन रेशियो का यूज़ करें। हमारी जो आंखें हैं, हमारा जो ब्रेन है, वो एक मॉनिटर की तरह किसी भी चीज़ को स्कैन करता है। लोग जोश पे पहले स्टार्ट करते हैं, देन फिर कुछ दिन बाद वो गायब हो जाते हैं। यूट्यूब एक ही चीज़ मांगता है, वो बस ये चाहता है कि आप लॉयल रहो उसके लिए। अगर आप वीक पे एक वीडियो भी डाल रहे हो तो भी वो चलेगा। लोग फेक सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हैं, बोट्स बढ़ा रहे हैं। तो उन केसेस में क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं चैनल पे, और वो बढ़ाना ठीक है, गलत है, किस किस रीजंस में लोग बढ़ाते हैं? तो भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पिक्सल टॉक्स में। आपका भी थैंक यू सो मच। काफ़ी दिनों बाद हमें मौका काफी मिला है 1 महीनों to 1 बाद, बैठने एक का। साल बाद। एक साल बाद। और अभी तक तो हम गेस्ट को बुला करके उनकी जो भी नॉलेज थी वो हम अपनी ऑडियंस को दे रहे थे। साथ के साथ हम लोग भी उनसे कुछ ना कुछ सीखते थे, और कुछ ना कुछ मज़ा आता था उनको जो भी वो बोलते थे उसको कुछ ना कुछ हमें टॉपिक पे नया नया सीखने को मिलता था, काफ़ी सारी चीज़ें। पर आज का जो टॉपिक है वो हमारी नॉलेज के ऊपर है। और जैसे आप 12-13 सालों से कंटिन्यूसली डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड पे काम कर रहे हो, और मैं भी 2017 से इस लाइन पे एक्टिव हुआ था और कंटिन्यूसली तब से मैं काम कर रहा हूँ। तो उसी का एक्सपीरियंस आज मैं चाहता हूँ कि हम ऑडियंस को दें। बिल्कुल। और हमने जो मुहिम छेड़ी हुई है ना कि 2025 में हम खुद भी कमाएंगे और लोगों को भी कमाने का मौका देंगे। तो फिर आज जो जिस तरह से हमने कमाया, ठीक है, जो आज के टाइम में सबसे बड़ा टॉपिक है, यूट्यूब कैसे स्टार्ट करें, यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं, और कमाएं तो कितना कमा सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अब उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमें चाहिए क्या क्या चीज़ें। भाई ऐसा है कि हमें कुछ कईयों के दिमाग में बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं कि भाई अगर हमें यूट्यूब पे काम स्टार्ट करना है, पहले इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एक जनरल बिजनेस की तरह। बिल्कुल। इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट चाहिए होंगे। तो वो सारी बातें भी आज सब कुछ क्लियर करके रहेंगे। हाँ, मतलब कि अगर कोई यूट्यूब स्टार्ट करना चाह रहा है अपना, तो वो हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू स्टार्ट कर सकता है। वो समझ सकता है कि कैसे उसको वीडियो एडिट करना है, कैसे उसको शूट करना है, कैसे उसको पब्लिक करना है। यूट्यूब की भी जो एनालिटिक्स हैं, कैसे वो अपने एनालिटिक्स को पढ़ सकता है, कैसे वो समझ सकता है कि बेस्ट टाइमिंग क्या है यूट्यूब पे पोस्ट करने की, और जो थंबनेल है उसकी स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है, टाइटल कैसे हम लोग सर्च करते हैं। बेसिकली जो ये आज का टॉपिक है, या फिर आप आज की वीडियो बोलिए कि ये जो मेरा पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस है, उसको हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे कि भाई जो हम लोग अभी काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स के साथ काम कर रहे हैं, हमारा खुद का भी द पिक्सल टॉक्स हम लोग साथ में चलाते हैं, पर इसके साथ साथ हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, और पिछले 6-7 सालों से कंटिन्यूसली हम इस पे काम कर रहे हैं। तो वही एक्सपीरियंस थे कि क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, यूट्यूब के रिएक्ट भी अलग अलग होते हैं, हर किसी का चैनल जो है वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है। किसी को जैसे होता है ना कि अगर कोई दुकान खुली हुई है, परचून की कोई दुकान है, आसपास में ही है दोनों के, पर दोनों की सेल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी को कोई प्रोडक्ट लाने से वो प्रोडक्ट उसका जल्दी सेल हो रहा होता है, और सामने वाला भी वही प्रोडक्ट सेल कर रहा है पर उसका प्रोडक्ट वो सेल नहीं हो रहा होता। अब या फिर इसको आप लक बोल सकते हो, या फिर आप इसको ये बोल सकते हो कि उनकी स्ट्रैटेजीज जो है वो उन्होंने अपने तरीके से वहाँ पे उसको सेल करने पे वो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी यूट्यूब का भी है, जब आप यूट्यूब स्टार्ट करते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी मैटर करती है कि आपने अपने यूट्यूब को जब स्टार्ट किया है तो उसमें क्या आपने स्ट्रैटेजीज लगाई है, किस तरीके से आप उसमें काम कर रहे हो।
मतलब कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि अगर कोई ऐसा फॉर्मूला होता कि आप यूट्यूब पे चीज़ें बिल्डअप कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, तो शायद कोई एक कंपनी जिसके पास वो फॉर्मूला होता वही सारे क्रिएटर्स बना देती। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेन इज़ कि आप अलग अलग चीज़ों को समझ रहे हो, उनको देख रहे हो, उनके एक्सपीरियंसेस से जो हमने चीज़ें कलेक्ट करी हैं, वो सारे चैनल्स जो हमने बिल्ड करे हैं, किसी में कुछ चीज़ काम आई है, किसी में कुछ चीज़ काम आई है, हर एक में ऐसा नहीं कि एक चीज़ ही फॉलो कर दी तो सब पे वो चली है। बिल्कुल बिल्कुल, सबके अपने अपने एनालिटिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो मैं देखता हूँ कई बार हम लोग किसी चैनल के लिए सेम स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो फॉलो कर रहे होते हैं, पर उस चैनल पे वो स्ट्रैटेजीज़ काम नहीं कर रही होती है, और जब हम दूसरे चैनल पे देखते हैं तो वही स्ट्रैटेजीज़ जो हमने कल फॉलो की थी और वो उसके लिए व्यूज़ लेकर के आ रही है। तो काफ़ी सारे डिफरेंट फैक्टर हैं जो आज क्लियर करेंगे, पर उससे पहले मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर किसी को यूट्यूब स्टार्ट करना है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, तो वहाँ पे चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, आपके हिसाब से क्या है आप कि देखो आज हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, बांट लेते हैं आपस में अपने, जैसे हमने ऑफिस के अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटी हुई है वैसे ही हम लोग इसमें भी बांट लेते हैं कि आप जो है उसमें जो भी टेक्निकल पार्ट्स हैं जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर शूटिंग का पार्ट है वो आप एक्सप्लेन करो। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे बेटर वो चीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और मैं एक्सप्लेन करूँगा जहाँ पे आप एनालिटिक्स से रिलेटेड, टाइटल से रिलेटेड, यूट्यूब पे अपलोडिंग से रिलेटेड लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड मैं उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि लेट्स सपोज कि कोई अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है, तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हम लोग क्लाइंट से बात करते ही हैं डेली बेसिस में, मेरी क्लाइंट से बात होती है और मल्टीपल क्लाइंट्स से मेरी बात होती रहती है डेली, और सबके अपने अपने क्वेश्चंस होते हैं। अलग अलग लोग नीश पे काम कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर किसी नीश पे काम कर नहीं रहे हैं, हम अलग अलग चैनल्स के साथ काम करते हैं, तो डेली मेरी बातें होती हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है दो टाइप के लोग होते हैं। जो एक होता है जो अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, तो उसने एक इन्वेस्टमेंट सोचा हुआ है कि भाई मेरे को इतना पैसा जो है वो इसके ऊपर खर्च करना है, कि मेरे पास ये इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। अब इसमें भी दो तीन चीज़ें होती है, जैसे कोई होता है जो थर्ड पार्टी स्टूडियोज़ को हायर कर लेता है, उनके ही कैमरे, उनकी चीज़ें, उनको आपने एक छोटा अमाउंट दिया और आपने स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे आपके पास एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एक पैसा होना चाहिए जो आप अगले 6 महीने साल भर का एक बजट बना करके स्टूडियो के साथ जुड़ गए। बिल्कुल। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट तो करना चाहते हैं, उनके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज भी है, बट उनके पास अभी मनी नहीं है, पैसा नहीं है कि वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि स्टूडियो हायर करना, टीम को मैनेज करना, टीम पूरा एडिट करे, सब चीज़ करे, तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है इसके पीछे। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने एक एक्सपीरियंस को पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक, बट उनके पास अभी मनी नहीं है, पैसा नहीं है। तो उन वाले फैक्टर्स पे दोनों फैक्टर हो गए। तो अब अगर हम पहले शूटिंग से चलते हैं, मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि क्रिएशन के पार्ट पे कोई आए, उससे पहले सबसे बड़ा रोल आता है जो आप हैंडल करते हो, जो मार्केटिंग का पार्ट है। उस मार्केटिंग के थ्रू क्या आइडियाज़ आते हैं, ठीक है, आइडियाज़ के लिए कि कौन सी नीश पे काम करना है, कैसे काम करना है, क्या कंटेंट प्रिपेयर करना है, क्या ऑडियंस देखना चाहती है, क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो लोग देख रहे हैं, जिसको अगर आप भी उस पर काम करेंगे तो लोग उसको देखना पसंद करेंगे, अगर आपने उस पर अच्छी नॉलेज दी है तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे बोलूँगा कि आप वो वाला पार्ट एक्सप्लेन करो कि हम कैमरा उठाएं उससे पहले वो सारी चीज़ें कहाँ से ढूंढनी है, कहाँ से इंस्पिरेशंस लेनी है। मुझे जो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी हम लोग किसी को देख करके कोई चीज़ करते हैं तो वो गलत है। बिल्कुल। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप उसी के बेस पे फिर अपनी नीश को सिलेक्ट करो। लेट्स सपोज कि आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप अपनी ऐसा तो नहीं करोगे कि आप यूट्यूब हाउ टू यूट्यूब वाला चैनल स्टार्ट कर दोगे। आप स्टार्ट करोगे कि हाउ टू शूट वीडियोस, हाँ, हाउ टू मतलब एडिट कि वीडियोस। आप भाई ये समझाओगे कि भाई मैं कैसे बेस्ट एडिटिंग कर सकता हूँ, जो आपका चैनल चलता भी है। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि लोगों को ना सर्च नहीं करना चाहिए कि भाई गूगल पे बैठ के सर्च कर रहे हैं कि मैं क्या बनाऊँ, हाँ, कि मैं क्या बनाऊँ, क्या करूँ, कैसा करूँ, वो ऐसा कर रहा है, वो इतना कमा रहा है, वो इतना कमाते सब है, सभी लोग कमाते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं कमाता, अगर आप कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हो तो। यूट्यूब एक ही चीज़ मांगता है आपसे, जो कहता है कि भाई अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो कंटिन्यूटी पे आप अपना फोकस करो। तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ अपना टैलेंट देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि मैं बेस्ट बोल सकता हूँ तो स्पीकर बन जाओ, मैं बेस्ट लोगों को मोटिवेशन दे सकता हूँ तो मोटिवेशन के लिए आप चले जाओ, लाइफ कोच बन जाओ। अगर आपको लगता है मैं बेस्ट कुकिंग कर सकता हूँ
तो आप कुकिंग का चैनल स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई मैं बेस्ट किसी को पढ़ा सकता हूँ, तो आप एक एजुकेशन चैनल अपना स्टार्ट कर सकते हो। जिस भी नीश पे आप एजुकेशन देना चाहते हैं, अकाउंट पे आजकल ओकल्ट गुरु बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बहुत ही अच्छी नीश है। अगर आपको लगता है कि आप ओकल्ट पे आ सकते हो, लोगों की लाइफ जो भी जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हमारे पॉडकास्ट पे काफ़ी सारे आते हैं, तो उन्होंने बताया भी था कि भाई एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपके लाइफ में होने वाले जो भी इवेंट्स हैं, हाँ, उनको वो कहीं ना कहीं सेव कर सकती है। तो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। सिंपल सी बात यह है कि नीश जो है वो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं ढूंढनी चाहिए, आपको अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए कि भाई मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि जब हम वो काम करते हैं जिस काम पे, जैसे जब मैंने आपके साथ स्टार्ट किया था, तो मैंने एक ही सिलेक्शन लिया था कि भाई मैं मार्केटिंग करूंगा, क्योंकि मुझे मार्केटिंग में ही मज़ा आता है। बिल्कुल। जबकि मुझे वीडियो एडिटिंग भी आती है, मुझे कैमरा चलाना भी आता है, मुझे ग्राफिक बनाने भी आते हैं। बट तब भी मैंने आपसे बोला कि आप ये वाले पार्ट अपने पास रखो, मुझे आप मार्केटिंग का पार्ट दे दो, मुझे आप यूट्यूब का पार्ट दे दो, मुझे सेल्स का काम दे दो। ये काम मुझे करने में मज़ा आता है और वही काम मैं अभी कर भी रहा हूँ पिक्साउल के लिए। तो ऐसे ही लोगों को अपनी नीश समझनी चाहिए कि भाई आप क्या बेस्ट कर सकते हो और उसी के ऊपर चैनल्स बनाने चाहिए। ऐसा कोई नीश नहीं है जिस पे व्यूज़ नहीं आते। ये कहने की बातें हैं कि भाई ट्रेंड ही फॉलो करना चाहिए, मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंट फॉलो करना चाहिए। अगर आप जो बोल रहे हो वो इतना क्वालिटी कंटेंट है, क्वालिटी एज इन सिर्फ आपकी वीडियो क्वालिटी या फिर आपकी ऑडियो क्वालिटी, एडिटिंग क्वालिटी नहीं, जो आप एक्चुअल में बोल रहे हो क्या वो लोग उससे रिलेट कर पा रहे हैं? बिल्कुल, तो वो मेन है। हाँ, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर का टैलेंट करना चाहिए। ट्रेंड तो देखो घूमता है, बिल्कुल। आज किसी चीज़ का है, कल और किसी चीज़ का आएगा, परसों किसी और चीज़ का आएगा। तो क्या पता वो ट्रेंड आप तक भी आए कभी ना कभी। अभी जैसे ट्रेंड चल रहा है, ओकल्ट का चल रहा है, फाइनेंस का चल रहा है कि भाई लोग फाइनेंशियली अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं। लोगों के बीच में काफ़ी अवेयरनेस है आज की डेट में SIP की और म्यूचुअल फंड्स की, तो उस पर लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। ओकल्ट पे लोग बहुत ज़्यादा आज की डेट में, सनातन धर्म को काफ़ी ज़्यादा लोग आज की डेट में परिचित है और लोग सर्च करते हैं, वीडियोस देखना पसंद करते हैं उन लोगों की। पर ऐसा नहीं है कि अगर कोई वीडियो एडिटर अपनी वीडियो डाल रहा है तो लोग उसको नहीं देख रहे। राइट। मेरे को भी यही लगता है कि ट्रेंड जो है ना वो सिर्फ आपकी स्किल को एक बूस्ट देता है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ ट्रेंड में है सिर्फ और सिर्फ वही चलेगी। बिल्कुल। अगर कुछ चीज़ ट्रेंड में है, उनको अगर वो बूस्ट मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप दूसरी चीज़ें बना रहे हैं तो आपकी चीज़ें बिल्कुल डाउन हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। अगर वहाँ पे आप ट्रेंड को देख के अपनी चीज़ें जो आप बना रहे हो उनको छोड़ के अगर आप भी उस ट्रेंड में चले जाओगे, वो सबसे बड़ी गलती है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से होता है, आप ट्रेंड को फॉलो जरूर कर सकते हो, बट ट्रेंड के चक्कर में अपनी नीश नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है आप अपना नीश का जो फैक्टर है उसका यही रियलिटी है कि आपको अपनी नीश खुद से सिलेक्ट करनी चाहिए, अपनी जो स्किल्स है उसके बेस पे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे कि अब मेरी स्किल्स के बेस पे मैंने अपनी जो नीश है वो सिलेक्ट कर ली है। कोई भी यूट्यूबर जो है वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले यही करे, फर्स्ट सबसे पहले यही है। अब आ जाते हैं कि अब हम उस पे कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, तो वो कंटेंट पे आपके हिसाब से कैसे कोई इंसान बना सकता है उसको? ठीक है। तो अब जैसे आइडिया हमें मिल गया, बिल्कुल, हमारा पूरा डिसाइड हो गया कि हमें ये चीज़ क्रिएट करनी है और इस टॉपिक पे हमारा यूट्यूब चैनल रहेगा। जैसे अभी आपने बोला था 2 तरीके के लोग होते हैं, तो एक्चुअल में वो 2 तरीके के लोग वही हैं। कुछ लोग हैं जो सीधा सीधा इन्वेस्ट करके सीधा फुल फ्लेजेड काम करना स्टार्ट करते हैं, तो उनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट होगी। बट मेजरली जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जो अभी स्टार्टिंग में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, उनके लिए ये है कि हम करते हैं, ट्राई करते हैं, इस चीज़ को बिल्ड करते हैं, क्योंकि पैशन तो होता है बट हर कोई फाइनेंशियली इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो उनके लिए मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि आपके पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जब तक आप उसको बिल्कुल एंड तक यूज़ ना कर लो ना कि भाई अब इससे ज़्यादा मैं इस पर नहीं कर सकता, बिल्कुल बिल्कुल, तब तक आप आगे अपग्रेड मत करो। ठीक है, अगर आप फ़ोन से शूट कर रहे हो तो आप फ़ोन को समझो, आप कैमरा सेटिंग्स को समझो। ऐसा नहीं है कि आप DSLR लोगे तो ही आपको समझ आएंगे कि ISO क्या होता है, शटर क्या होता है। फ़ोन्स भी आजकल नॉर्मल से नॉर्मल फ़ोन्स भी अगर हम 10, 12, 15 हज़ार रुपये फ़ोन्स की बात करें तो वो भी इतने कैपेबल हैं कि उनमें भी मैनुअल सेटिंग्स आती हैं। अगर मैनुअल सेटिंग्स नहीं है तो आपके पास DSLR के एप्लीकेशन आती हैं। अगर आप उन एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं तो अगर आपके फ़ोन के डिफ़ॉल्ट कैमरा में इतनी सेटिंग्स, इतनी मैनुअल सेटिंग्स नहीं है तो आप थर्ड पार्टी ऐप्स उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मेजरली लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, जब
प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो कहीं वो क्या जब यूज़ करते हैं तो घरों की लाइट की फ्लिकर आ रही होती है शटर स्पीड की वजह से, क्योंकि फ़ोन तो अपना ऑटोमेटिक शटर स्पीड कंट्रोल करता है। तो उन सब चीज़ों में ना जब आप इस तरह की ऐप्स यूज़ करते हैं आप सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप फिर समझ सकते हैं कि ISO क्या होता है जो आर्टिफिशियल लाइटिंग आपकी किसी भी वीडियो के अंदर देता है, शटर स्पीड क्या होती है कि कैसे वो आपके मूवमेंट को कैप्चर कर पा रही है, ठीक है। तो धीरे धीरे जब आप समझेंगे आपको एक्चुअल डिफरेंस समझ आएगा कि क्या है शटर स्पीड। फिर अपर्चर की जो आपका कैमरा जो आपका हार्डवेयर सपोर्ट करता है अपर्चर का, वो क्या होता है, कैसे डेप्थ बनती है, हम कितना अपर्चर कितना मिनिमम आपका फ़ोन का अपर्चर जा सकता है, 1.8 जा सकता है, कईयों में 1.4 1.2 तक जाता है, 2f2। तो इस तरह से आप जब ये सारी चीज़ें देखेंगे फिर आप इसको धीरे धीरे यूज़ करना स्टार्ट करें। आपके घर में जो लाइटिंग्स अवेलेबल है, अब लाइटिंग कैमरा से ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी चीज़ में। आपने फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपने फ़ोन यूज़ कर लिया, अब फ़ोन से ही आप इतना अच्छा रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, लाइटिंग यूज़ करके। आप लाइटिंग समझे, 2 पॉइंट लाइटिंग क्या होती है, 3 पॉइंट लाइटिंग क्या होती है। अगर हम किसी सब्जेक्ट के लिए शूट कर रहे हैं, कोई हमारा पर्सन बैठा है तो उस पर हम कैसे कैसे लाइट दे सकते हैं, फिल लाइट क्या होती है, रिम लाइट क्या होती है, बैक लाइट क्या होती है, आप वो सारी चीज़ें समझें, इन चीज़ों को अप्लाई करें। अब यहाँ पर भी लोग कहेंगे भाई अगर लाइट्स की बात करें तो जितने महंगे कैमरा है उतने महंगे ही प्रोफेशनल लाइट्स होती हैं। बिल्कुल। तो ऐसे टाइम पे आपको ज़रूरी नहीं कि आप शुरू में लाइटिंग में इन्वेस्ट करें। आपके घर में ट्यूब लाइट्स होती हैं, बल्ब्स होते हैं, लैंप्स होते हैं, इन सब चीज़ों को यूज़ करके अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग तरह से आप कैसे एक एक लाइट को लगा के देखिए कि आपके सब्जेक्ट पे कैसा रिजल्ट दे रही हैं। आप उनको समझिए कि आपने एक ट्यूब लाइट लगाई, कितनी दूर लगा रहे हैं तो उसका कितनी इंटेंसिटी है, कितनी पास लगा रहे हैं तो उसकी कितनी इंटेंसिटी है। एक बहुत अच्छा हैक बताता हूँ। आज के टाइम में RGB लाइटिंग बहुत चल रही है। विप्रो की ट्यूब्स लॉन्च हुई थी RGB वाली, फ़ोन की ऐप से वो कंट्रोल होती हैं। तो उस टाइम मैंने क्या किया था, एक प्रोडक्ट शूट मैं कर रहा था, तो अब एक प्रोडक्ट शूट के लिए मैं वो एक 10,000 रुपये की लाइट खरीदूँ उसका कोई सेंस नहीं। बिल्कुल। मैंने ऑर्डर करी तो उस टाइम 800-900 रुपये की या 1200 रुपये की वो ट्यूब आती थी। आज भी 1500-1600 रुपये ऐसे ही उसका प्राइस है। वो यूज़ करके जब मैंने उससे वो रिजल्ट निकाला ना तो एक्चुअल में मुझे वही चीज़ मिली जो वो 10,000 की RGB लाइट से हमें रिजल्ट मिलता। तो एक्चुअल में वही रिजल्ट आया। बट थोड़ी बहुत लिमिटेशन हो सकती है कि आपका थोड़ा सा फ्लिकर ऐसा आ रहा हो जिसको आप अपनी शटर से, अगर शटर और फ्रेम रेट आप कंट्रोल करेंगे तो वो भी मैनेज हो जाती है, या फिर एडिटिंग में भी कुछ ऐसे ट्रिक्स होती है जिससे आप उस फ्लिकर को मैनेज कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, आपके घर में जितनी रिसोर्सेज हैं आप उसे करो। पर जो आपने फ़ोन बोले कि फ़ोन से भी आप शूटिंग कर सकते हो, तो क्या स्पेसिफिक कोई फ़ोन है ऐसा जो सिर्फ यूट्यूब उसी क्वालिटी को ही सिर्फ प्रेफर करता है, या फिर किसी भी फ़ोन से आप अपनी शूटिंग कर सकते हो? देखो ऐसा कुछ नहीं है, लोग आजकल सिर्फ और सिर्फ आईफोन्स के पीछे भाग रहे हैं। नो डाउट आईफोन्स के कैमरे बहुत अच्छे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो आईफोन्स तो डेफिनेटली गो फॉर आईफोन। आईफोन का कैमरा, मैं ये कहूँगा कि अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको कई साल तक फिर DSLR लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। बट स्टिल अगर आप उसको नहीं यूज़ कर रहे तो आपके लिए एंड्रॉयड फ़ोन्स भी, चाहे आप सैमसंग, शाओमी, आप कोई से भी लेंगे, सबके आज के टाइम में अच्छे अच्छे कैमरास आ रहे हैं। अगर आप अच्छी लाइटिंग करेंगे, अगेन वही बात आ जाती है, अगर आप आईफोन से भी शूट कर रहे हैं और आपकी लाइटिंग अच्छी नहीं है ना तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप सैमसंग, शाओमी से भी, किसी भी एंड्रॉयड से आप शूट कर रहे हैं और अगर आपकी लाइटिंग अच्छी है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स, आपको सिनेमैटिक रिजल्ट्स जो आप दिखाते हैं। लोग ग्रीन स्क्रीन शूट कर रहे हैं फ़ोन से और ग्रीन स्क्रीन पे भी नॉर्मल लाइटिंग लगा के लैंप्स यूज़ करके उसको कट करके VFX बना रहे हैं भाई। बहुत कुछ बना रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक क्रिएटर का नाम लूँगा, इट्स कुंवर करके उनका चैनल है। ओके। तो आप उनका रूम देखेंगे ना, एक छोटा सा रूम में उन्होंने अपना एक सिस्टम सेटअप कर रखा है, वहीं पर एक ग्रीन स्क्रीन लगाते हैं, इतनी ही ग्रीन स्क्रीन जितना जब वो खड़े हैं ना तो बस पीछे उतनी ही ग्रीन स्क्रीन है, उससे एक्स्ट्रा भी ग्रीन स्क्रीन नहीं है। अच्छा। उसको क्रिएट करके उससे शूट कर करके जो उन्होंने VFX बनाए हैं बहुत सारे, उन्होंने जैसे मार्वल्स की मूवीज आती हैं तो उसको रिक्रिएट करके, उनके इंट्रोज रिक्रिएट करके, वो बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं। इट मीन्स कि आप फ़ोन से आराम से शूटिंग करके अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको स्टार्ट करना है। डेफिनेटली। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है ना, लोगों ने स्टार्ट कर दिया, अब उन्हें आइडिया मिल गया, अब उन्हें ये भी पता लग गया कि मैं ये चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। अब इसके बाद लोगों का एक और क्वेश्चन आता है कि भाई यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं और कब कमा सकते हैं।
ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जनरली। अगर आप देखो कमेंट्स पे, जब हम लोग कोई भी वेबिनार करते हैं या कुछ भी, जब भी हम कोई अवेयरनेस के लिए वेबिनार करते हैं आपके साथ, तो वहाँ पे जनरली लोग पूछते हैं कि भाई क्या हम लोग यूट्यूब से कब कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, कौन से वेज हैं जिससे यूट्यूब से कमाया जा सकता है। मैं उन लोगों को आंसर करूँगा कि यूट्यूब के बहुत सारे वे हैं जिनसे आप कमा सकते हो। ऐसा एक सिंगल वे नहीं है, मल्टीपल वेज हैं जिनसे आप आराम से बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हो। इसमें मैं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सबसे पहले पुटअप करना चाहूँगा, क्या पहली वीडियो से ही यूट्यूब पे कमा सकते हैं? देखो, अगर कोई ऑलरेडी बैकएंड पे चीज़ें रेडी करके बैठा है, जैसे लेट्स सपोज कि मैं एक टीचर हूँ और मेरे पास कोर्सेज रेडी हैं मेरे, तो मैं पहली वीडियो से भी कमा सकता हूँ। अच्छा। क्योंकि अगर मेरा वीडियो किसी को समझ आया और वो मेरे से कोर्स परचेज करना चाहता है, तो मैं उस कोर्स को आराम से सेल करके आराम से अर्निंग कर सकता हूँ। तो यूट्यूब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब के एडसेंस से ही कमाया जा सकता है या उसके ऐड के थ्रू ही कमाया जा सकता है, या फिर जो उसके फीचर्स हैं जैसे मेंबरशिप का, शॉपिंग का, या फिर जो भी एड्स के उसके जो फंड्स वो हमारे साथ शेयर करता है, वो ही तरीके नहीं है कमाने के। और भी तरीके हैं कि जैसे आप अफलेट भी कर सकते हो उसके अंदर। लेट्स सपोज कि आपने पहला वीडियो बनाया, आपने वीडियो बनाया है कि वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, और आपने उसके अंदर एक लैपटॉप दे दिया, उस लैपटॉप को आपने उसका अफलेट लिंक दे दिया अमेजोन का, और लोगों को वो वीडियो काफ़ी अच्छा लगा और वो आप पे ट्रस्ट करने लगे और उन्होंने वो लैपटॉप को परचेज किया, तो आपकी फर्स्ट वीडियो से आपकी कमाई चालू हो। राइट, यानी कि अभी आप अगर मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया के अंदर नहीं भी आए, बिल्कुल, कि आप यूट्यूब का आपका एफिलिएट चालू नहीं हुआ, बट आप अदर पार्टीज से वो एफिलिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं, जैसे संदीप महेश्वरी जी हैं, अंकुर वारिको जी हैं, उन्होंने अभी तक अपने मोनेटाइजेशन को स्टार्ट भी नहीं किया, वो वहाँ से कोई भी अर्निंग नहीं लेते हैं यूट्यूब के थ्रू। और ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, यूट्यूब के अफलेट जो उनके प्लान्स हैं उनसे, ऐसा नहीं है। आपको इसी तरीके के वे बनाने होते हैं। लेट्स सपोज कि आप यूट्यूब पे अगर मैं बोलूँ तो वेज तो बहुत सारे, जैसे मैंने अभी बोला, अगर मैं जिनको हम लोग जर्नली प्रेफर करते हैं, तो मैं एक बोलूँगा कि जो यूट्यूब का खुद का अफलेट जो उनका प्रोग्राम है, उसके थ्रू हम लोग इनकम जनरेट करते हैं एडसेंस के थ्रू। दूसरा है ब्रांड डील्स जो हमें मिलती हैं जब हम ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, कि आपको किसी भी ब्रांड के लिए कोई प्रमोशन करना हो तो वहाँ से आप अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हो। तीसरा है कि अफलेट्स, जिनकी हम बात कर रहे थे कि अफलेट लिंक आप अमेजोन के, फ्लिपकार्ट्स के, आप आराम से उसमें लगा सकते हो। आजकल शॉप का ऑप्शन भी आ गया, वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट भी डायरेक्टली वहाँ पे शो कर सकते हो। और अगर हम चौथा बोले, जो मेरे को सबसे इफेक्टेड लगता है, अगर मैं अभी तक जो काम कर रहा हूँ, जिनके साथ भी हम यूट्यूब पे काम करते हैं, उनको मोस्टली हम बोलते हैं कि आप एजुकेशन के अंदर आ जाओ और एजुकेशन में आप आराम से अपने कोर्सेज को सेल कर सकते हो। तो ये बहुत ही इफेक्टेड तरीके हैं जिनके थ्रू आप आराम से बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हो, और लोग कमा भी रहे, काफ़ी कमा रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग इन्हीं चीज़ों से ही, अफलेट के थ्रू और कोर्सेज के थ्रू। जितने भी हमारे जब भी हमारा कोई क्लाइंट होता है तो हम उनको यही बोलते हैं कि आप पहले बैकएंड की चीज़ों को रेडी कर लीजिए, देन अपना आप यूट्यूब स्टार्ट करते हैं तो आप पहली वीडियो से भी कमा सकते हैं। पर उस तक पहुंचने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। लेट्स सपोज कि अभी हमने जैसे वीडियो की बात करी कि भाई वीडियो कैसे हम लोग शूटिंग कर सकते हैं, उसके अंदर एक और पार्ट आता है जो, अगर हम एनालिटिक्स की बात करें, वीडियो एनालिटिक्स जो होते हैं, उनके अंदर 3-4 पार्ट हैं जो आपको मेजरली बहुत ज़्यादा ध्यान रखने होते हैं जब आप कोई भी वीडियो को डाल रहे होते हैं। यूट्यूब पे लोग कई बार ऐसा भी सर्च करते हैं कि भाई यूट्यूब को क्रिएट करते हुए कुछ ऐसी सेटिंग्स होती है क्या जिसको क्रिएशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जिनको आप देख सकते हो और आप आराम से सेटिंग कर सकते हो। होती हैं कुछ ऐसी सेटिंग्स जो आपको बहुत ही, जब आप यूट्यूब चैनल बना रहे होते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, छोटे से इस पॉडकास्ट पे तो हम लोग नहीं बता पाएंगे कि भाई क्या क्या सेटिंग होनी चाहिए, पर अगर आप खुद पहली बार चैनल बना रहे हो तो उस पर आपको किसी यूट्यूबर का या फिर किसी मेंटोर का हेल्प लेना चाहिए और उसके थ्रू आपको बनाना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन में, जो आप कहीं ना कहीं क्रिएट करते हो, और एआई का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर। तो कई लोग पूछते हैं कि भाई एआई से हमें डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, वो क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा। पर मैं जो भी क्रिएटर अपने वीडियोस को डाल रहे हैं तो उस पर उनको ये एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि कभी भी टैग को
अपने डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं डालना। बिल्कुल। उससे सारा का सारा आपका एसईओ खराब हो सकता है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको कम से कम 3 हैशटैग लगाने हैं। अगर आप 3 हैशटैग से आगे भी लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यूट्यूब को, क्योंकि 3 ही मेजर हैशटैग यूट्यूब जो है वो अपने एल्गोरिदम में काउंट करता है। तो मेन जो होता है वो स्टार्टिंग के हैशटैग 3 ही हैशटैग है। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन में कि एआई के थ्रू क्या हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो क्या वो हमारे एसईओ में हमें हेल्प कर सकता है या नहीं। देखो, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो कहती हैं कि अगर आप एआई के थ्रू अपना डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, अपना कंटेंट लिख रहे हैं, तो आपका यूट्यूब का एल्गोरिदम उसे प्रमोट नहीं करेगा, गूगल उसे प्रमोट नहीं करेगा। अच्छा। ये उन लोगों के लिए है जो एआई का गलत यूज़ कर रहे हैं, एआई पे पूरा डिपेंडेंट है। ठीक है। आपका डिस्क्रिप्शन क्या करता है? आपका डिस्क्रिप्शन वो चीज़ है कि अगर कोई इंसान उसको पढ़ रहा है तो उसे समझ आ जाए वीडियो देखे बिना कि इस वीडियो के अंदर क्या बातें हुई है। ठीक है। साथ ही साथ उसको इस तरह से भी लिखा जाए कि जब यूट्यूब का क्रॉलर आएगा, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसे कैसे पता वीडियो के अंदर क्या है? वो तो आपकी पूरी वीडियो नहीं देख रहा ना, देखता भी है, पूरी वीडियो एनालाइज होती है तो वो अराउंड वही 24 घंटे 48 घंटे में सबसे पहले तो आपका टाइटल, आपका डिस्क्रिप्शन उसको बताता है कि वीडियो में क्या है। तो योर डिस्क्रिप्शन शुड बी, जो अगर कोई इंसान पढ़ रहा है तो आप उसके भी माइंड में कैच कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ आप उसको इतना भी टेक्निकली स्ट्रांग लिख रहे हैं कि एल्गोरिदम को भी उसी से पता लग जाए कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या है। ठीक है। अब लोग गलती क्या करते हैं, चैट जीपीटी पे गए, उसमें राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर दिस वीडियो। अब वो क्या करेगा, वो फिर सर्च करेगा आपके वेब को, बिल्कुल गूगल पे जाके सर्च करेगा, अच्छा ये वीडियो, ये टॉपिक, इस टॉपिक में क्या क्या होता है, वो जाके सर्च करेगा कि इस टॉपिक में क्या होता है, किसने क्या लिखा है, 4 बातें यहाँ से उठाएगा, 4 बातें यहाँ से उठाएगा, 4 बातें यहाँ से उठाएगा, आपको मिला के बहुत बढ़िया राइटअप दे देगा। बिल्कुल। ठीक है। बट ये चीज़ एल्गोरिदम की नज़र में गलत है। अब यहीं पे एआई का सही इस्तेमाल क्या है, चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल क्या है, या जो भी आप दूसरे टूल्स यूज़ कर रहे हैं उनका राइट वे क्या है, आप उसको समझाओ कि मेरी वीडियो है, लेट्स सपोज आप क्यों उससे लिखवा रहे हो, क्योंकि आपको कंटेंट राइटिंग नहीं आती। ठीक है। आप कंटेंट राइटर हायर नहीं कर सकते, इसी केस में तो लिखवा रहे हो। अगर आपको खुद लिखना आता है तो आप खुद ही लिख सकते हो। बिल्कुल। आपको उसको क्या प्रॉम्प्ट देना है, आप उसको समझाओगे, चाहे आप हिंदी में समझाओ, इंग्लिश में समझाओ कि राइट अ डिस्क्रिप्शन इन इंग्लिश फॉर मी, मेरे लिए आप इंग्लिश में एक डिस्क्रिप्शन लिख दो, ये हमारी वीडियो है, हमने इसमें ये बातें करी हैं। ठीक है। हमारा ये पॉडकास्ट है। ठीक है। इस पॉडकास्ट में हम 2 लोग बैठे हैं, एक का नाम ये है, गेस्ट का नाम ये है, मैं होस्ट हूँ, मेरा नाम ये है, मैंने ये बातें करी हैं, फिर हमने ये बातें करी हैं। उसके बाद जो राइटअप आएगा ना, आप वो राइटअप देखें कि कोई कंटेंट राइटर ऐसा राइटअप लिख के अगर दे दे आपको, तो दिस इज द राइट वे ऑफ यूजिंग एआई। एआई ऐसा नहीं है कि आपको रिप्लेस कर देगा कि नहीं भाई अब तुम छोड़ो कि ये तो अपने आप ही सब कुछ बना के दे देगा, नहीं। एआई आपकी हेल्प करने के लिए है, और आप एआई की हेल्प से बहुत चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं अगर आप कंप्लीटली उस पर डिपेंड ना हो तो। बिल्कुल। अपना भी दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। बिल्कुल। उसके अलावा अगर हम टेक्निकल की बात करें तो यूट्यूब कहता है कि स्टार्टिंग के जो 4 लाइनें, 3 से 4 लाइनें वो मेजर है। बिल्कुल। तो आपको बहुत ही सोच समझ के वो 4 लाइनें जो हैं स्टार्टिंग की वो आपको लिखनी है। हमने जो गलती की है उसमें हमने गलती क्या की है कि हमने कई बार क्रिएटर्स के नंबर वहाँ पे शो कर दिए, तो वहाँ पे हमारा एसईओ कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। बिल्कुल। तो वो मैंने अपनी ही गलतियों से सीखा है। तो वहाँ पे आपको 4 लाइनें जो हैं वो स्टार्टिंग के डिस्क्रिप्शन की बहुत सोच समझ के रखना है। वैसे बेसिकली डिस्क्रिप्शन जो होता है वो तीसरे नंबर पे आता है। ऐसा नहीं है कि आपके डिस्क्रिप्शन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, बट हाँ हेल्प जरूर होगी, इम्पैक्ट नहीं होगा। क्योंकि जब कोई सर्च करता है, सर्च में भी आता है तो आपका टाइटल और कुछ लाइन्स ही आती हैं जिसमें आगे फिर रीड मोर आपको देखने को मिलता है, तो वहीं से कोई बंदा जो देख रहा है वो भी जज करता है और आपका एल्गोरिदम भी जज करता है। बिल्कुल। क्रॉलर क्योंकि आपको जब क्रॉलिंग करता है तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के 3-4 लाइन पढ़ के ही समझ जाता है, क्योंकि वो इतना स्मार्ट है कि उसको आपका पूरा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस कंटेंट के अंदर आप लिंक्स भी लगा रहे हो, अपने अफिलिएट लिंक भी लगा रहे हो, अपने कोर्सेज के लिंक भी लगा रहे हो, आप सारी कुछ लगा रहे हो। उसके अलावा वो हैशटैग्स, तो इसलिए कहा जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना। आपको जब भी आप पहला वीडियो डाल रहे हैं तो आप स्टार्टिंग के 3-4 लाइन पे बहुत क्लियरली उसमें क्लियर मेंशन कीजिए कि ये जो वीडियो है ये किस चीज़ के लिए बनाया गया है और क्यों बनाया गया है। क्योंकि अभी मैंने बोला जैसे कि तीसरे चौथे नंबर पे आता है डिस्क्रिप्शन जो है, तो पहले नंबर पे जो आता है अगर मैं बात करूं अभी के एल्गोरिदम के हिसाब से, वो आता है आपका एवीडी, जो हमने पहले भी बात की थी, वॉच टाइम, मेन वही है। आपका पहला वीडियो ही ऐसा ना हो कि लोग इंगेज ही ना करें। तो यूट्यूब जो है वो सबसे पहले आपके ही
जो ब्राउज फीचर है उसके अंदर आपका वीडियो दिखाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आपका वीडियो बहुत ज़्यादा इंगेजिंग होना चाहिए, जिससे कि वीडियो को लोग इंगेज करें, यूट्यूब उसकी जो पावर्स है उनको समझे कि भाई लोग इसमें इंगेज हो रहे हैं, यानी कि इस जो वीडियो है इसके अंदर काफ़ी अच्छा कुछ तो बताया बात गया है। हाँ, तो वो अपने आप ही आपको पुश करता है, आगे भेजता है लोगों तक। और वहाँ पे फिर सबसे नंबर 1 पे जो चीज़ें आती है, इससे भी बड़ा एक नंबर 1 चीज़ है जो है थंबनेल। बिल्कुल। CTR जिसमें मेंटेन होता है। अगर आपका CTR मेंटेन नहीं है, क्लिक थ्रू रेट जिसको कहा जाता है, तो आपको व्यूवरशिप नहीं मिलेगी। आपका वॉच टाइम तो सेकंड नंबर पे ही हो गया ना। जब आपको लोग क्लिक ही नहीं करेंगे, आपको देखेंगे ही नहीं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि आपने उस वीडियो के अंदर कुछ अच्छा बोला है, बुरा बोला है, क्या बोला है, कुछ नहीं पता। पर CTR सबसे ज़्यादा मेन होता है। और CTR का एक ही रूल है मेरे को ऐसा लगता है, जो थंबनेल है, और थंबनेल पे आपको कुछ ऐसा कैची बनाना होता है जिससे लोग क्लिक करें, ठीक है। तो उसका आपसे समझेंगे कि भाई कैसे लोग अपने थंबनेल को बना सकते हैं। उसके अलावा जो आपका और भी चीज़ें हैं, जैसे आपका टाइटल हो गया, तो टाइटल को भी आपको क्लिकिंग बेस पे बनाना चाहिए, सर्चिंग बेस पे नहीं। मतलब इसका मतलब ये है कि आपको स्टार्टिंग पे ऐसा कुछ क्लिकिंग कुछ लिखना होता है जिससे कि लोग क्लिक करें उसको पढ़ करके, क्योंकि पहले लोग थंबनेल देखते हैं आपका कि भाई थंबनेल पे क्या लिखा हुआ है। पहली बात तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आप झूठ मत बोलो। हाँ, अगर आपने झूठा पूटा कुछ लिख दिया, लोग क्लिक तो कर देंगे पर वहाँ पे AD भी खराब हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपकी यूट्यूब के सामने इमेज खराब होगी, यूट्यूब अगली बार आपके न्यू सब्सक्राइबर को आपका वीडियो नहीं दिखाएगा। बिल्कुल। आपने क्लिकिंग के हिसाब से आपने पहला टाइटल बनाया, उस टाइटल पे आपने कुछ ऐसा लिखा जो वीडियो से रिलेटेबल है और पर वो क्लिकेबल है, तो वो आपका वीडियो कहीं ना कहीं रैंक कर जाएगा। फिर आपको सेकंड नंबर पे जो आपका सेकंड कीवर्ड है उसको आप सर्च बेस पे बना सकते हो। वो कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि जब आपके सब्सक्राइबर कम होते हैं तो यूट्यूब आपको ब्राउज फीचर के थ्रू ही आपको पुश देता है। और ब्राउज फीचर में सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपका क्लिक होता है, वो है थंबनेल। तो आपको CTR जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, जिससे कि आपका जो वीडियो है लोगों तक सजेशन में पहुंचे और लोग उसको, फिर उसके बाद ADV को मेंटेन करना है, एंगेजमेंट बनाए रखना है, जिससे कि लोग आपकी वीडियो को एंगेज करें और यूट्यूब बार बार आपके जो वीडियो है उसको लोगों के पास आपका ब्राउज फीचर में वो भेजता रहे। क्योंकि हमारा जो पॉडकास्ट चैनल है, अगर हम उसकी बात करें तो हमारे पास सब्सक्राइबर चाहे 15,000 है, पर हमारे वीडियो कई ऐसे वीडियोस भी हैं जो वायरल भी हुए हैं, जिनका 5 लाख 4 लाख तक भी व्यूवरशिप गई हैं, और कंटिन्यूसली हमारी वीडियोस पे 50,000 60,000 70,000 व्यूज़ आते हैं। उसका रीज़न ही यही है कि जो आपका अलगोरिदम है वो सबसे पहले आपके वीडियो को आपके सब्सक्राइबर को दिखाता है। अगर आपके सब्सक्राइबर उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेट सपोज कि उन्होंने क्लिक किया और उसको अच्छे से देखा, आपको एक व्यूवरशिप दी, मतलब इंगेजमेंट दिया, आपको वॉच टाइम दिया, तो यूट्यूब क्या करता है, उस वीडियो को उन जैसे लोगों को और दिखाता है। तो हमारे साथ यही चीज़ है कि यूट्यूब, चाहे हमारे पास सब्सक्राइबर नहीं है, लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, पर हमने, क्योंकि उसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि हम नीश पे काम नहीं कर रहे, किसी पर्टिकुलर एक नीश पे नहीं है। किसी के लिए वो वीडियो यूज़फुल है, उसने देखा, उसके बाद उसने सेकंड वीडियो देखा तो वो उसको यूज़फुल नहीं लगा, तो उसने उसको सब्सक्राइब नहीं किया। वहीं ये चीज़ होती है जब आपका कोई एक नीश पे चैनल है, जहाँ पे आप एक नीश पे काम कर रहे हैं, लेट सपोज कि आप हो, तो आपका सब्सक्राइबर बेस, अगर आप इस कैटेगरी जो मैं बता रहा हूँ उस पे, उस स्ट्रैटेजीज पे काम करते हो, तो आपका सब्सक्राइबर बेस बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। ये सारा अलगोरिदम इस तरीके से काम करता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल आता है वो थंबनेल का ही आता है। बिल्कुल। तो थंबनेल की स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए? देखो, थंबनेल में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, वहाँ पे आपकी सारी स्किल्स काम आती हैं। ठीक है, थंबनेल के अंदर आपकी क्रिएटिविटी काम आती है, क्रिएटिविटी से पहले आपकी मार्केटिंग स्किल काम आती है, कि आपको पता है कि अगर मैंने इसमें कुछ ऐसी बात लिखी तो लोग इसको क्लिक करेंगे ही करेंगे। कहीं आपने कुछ ऐसे सस्पेंसफुल बात लिख दी, ठीक है, या फिर कोई ऐसी इम्पैक्टफुल बात लिख दी कि जो लोग, जिससे एकदम मोस्टली हर कोई रिलेट कर पाए। अगर आप प्रॉपरली चीज़ों को बना रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर आपने कुछ वीडियो में ऐसी बात रखी है कि लोगों का बेनिफिट हो रहा है, तो उस चीज़ को क्लियरली कम से कम वर्ड्स में, ये बहुत मैटर करता है कि कम से कम वर्ड्स में आपने 3 या 4 वर्ड्स में उसको मैक्सिमम एक्सप्लेन कर दिया। बिकॉज अगर आप एक्सप्लेन करने को तो हम पूरा पैराग्राफ भी लिख दें, बट जब हम थंबनेल देखते हैं हमारे पास बहुत छोटी सी जगह मिलती है। ठीक है, यूट्यूब पे जब आता है थंबनेल, बहुत छोटा सा थंबनेल आता है, चाहे आप वेब पे देखें, फ़ोन पे देखें, वहाँ पर जितने कम वर्ड्स होंगे उतना मैक्सिमम आपको विजिबिलिटी मिलेगी। अगर बात करें क्रिएटिविटी की तो कम से कम वर्ड्स में आपने अपनी बात बोल दी, उसके साथ साथ उस बात से रिलेटेड चीज़ें, अगर कोई
फेमस पर्सनैलिटी है जो वो बात कर रहा है, तो आप उनकी पिक्चर यूज़ करें। अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की लैंग्वेज में बात करें तो रूल ऑफ थर्ड्स का यूज़ करें, गोल्डन रेशियो का यूज़ करें। उसमें डिफाइंड होता है कि अगर कोई रीड कर रहा है, अगर हम कुछ भी चीज़ देखते हैं तो हम ऐसा नहीं है कि हम पहले हमारा यहाँ ध्यान जा रहा है, हमारे यहाँ ध्यान जा रहा है। हमारी जो आँखें हैं, हमारा जो ब्रेन है, वो एक मॉनिटर की तरह किसी भी चीज़ को स्कैन करता है। तो लेफ्ट पर आपकी क्या चीज़ें आनी चाहिए, राइट पर आपकी क्या चीज़ें आनी चाहिए, जो आपका मेन टेक्स्ट है वो आप रूल ऑफ थर्ड्स के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड पर रखेंगे तो ब्रेन सबसे पहले उसको स्कैन करेगा। देन उसके सपोर्टिंग में आपने कुछ उससे रिलेटेड जो फेमस पर्सनैलिटी है जिसको लोग देखना पसंद करते हैं, आपने उनको प्रेजेंट किया। देन ये सब रूल्स हैं जो फॉलो करते हैं। इसके रिगार्डिंग भी आपको यूट्यूब पर कई वीडियोस मिल जाएंगे, कई अच्छे अच्छे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इससे रिगार्डिंग वीडियोस बनाई हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जब थंबनेल में फॉलो करेंगे ना, तो आपका थंबनेल जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स देगा, आपका CTR बढ़ेगा। तो इसके साथ साथ अब मैं आपसे अगर ये पूछना चाहूँ कि हमने अगर कोई थंबनेल बनाया है और वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो क्या यूट्यूब पे थंबनेल चेंज करना सही रहता है? हाँ, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यूट्यूब के डैशबोर्ड के अंदर आपको एक जब आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको रैंकिंग दिखाई देती है कि आपका जो लास्ट वीडियो था और जो आपका वीडियो है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। हमेशा हमको जब भी एक अपलोडिंग के बाद जब हम नेक्स्ट अपलोडिंग पे जाते हैं तो हमें एक गैप देना चाहिए 20 to 48 आवर्स का, जिससे कि यूट्यूब उसमें परफॉर्म कर सके, उसका क्रॉलर उसको सही से क्रॉलिंग कर सके और ब्राउज फीचर के अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके वीडियोज़ को देख सके। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो वहाँ पे चेंज करने का यही चीज़ है कि आप पहले अपना, वो आपको दिखाता है कि टिपिकली आपका जो वीडियो है वो 90 व्यू से 100 व्यू लाता था और ये जो वीडियो है ये आपका 80 व्यू लेकर के आ रहा है। तो वहाँ पे आपको समझ आ जाता है कि ये जो वीडियो है ये सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो यानी कि मुझे अब यहाँ पे थंबनेल चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि टाइटल, पहले मुझे लगता था कि टाइटल भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों पे, पर मुझे अभी थोड़ा सा ऐसे लगने लगा है जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है यूट्यूब के साथ, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि टाइटल का उतना रोल प्ले नहीं है जितना थंबनेल का है। तो जब आप वहाँ पे चेक करते हैं अपने डैशबोर्ड पे, तो वहाँ पे आपको दिखाई देता है कि भाई आपका जो वीडियो था, वो लास्ट वीडियो जो था वो 500 व्यू लेकर के आया था 24 घंटे के अंदर अंदर, और ये जो वीडियो है ये आपका अभी 100 ही व्यू लेकर के आया है। तो आपको एकदम से समझ जाना चाहिए कि आपका जो थंबनेल है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। क्योंकि यूट्यूब ऐसा कभी भी किसी के साथ गेम नहीं करता, या वो कभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता कि वो एक बार आपको व्यू दे और वो अगली बार ना दे। आपके वीडियो, आपके थंबनेल और आप ही के अंदर वो टैलेंट की कहीं ना कहीं लैक आ रहा है, जिस वजह से आपके पहले वीडियो में व्यू आए और दूसरे वीडियो में व्यू नहीं आ रहे हैं। तो वो वाले प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है जो लोग नीश पे काम नहीं करते। पॉडकास्ट चैनल्स पे आप देखोगे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखाई देगी कि कभी किसी वीडियो में काफ़ी अच्छे व्यू हैं और कभी किसी वीडियो में काफ़ी अच्छे व्यू नहीं हैं। पर अगर आप एक किसी पर्टिकुलर नीश पे काम कर रहे हैं, जैसे आप हैं, आप अगर किसी पर्टिकुलर वीडियो एडिटिंग का ही वीडियो में काम कर रहे हैं, तो और आपके वीडियो में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, तो यानी कि आपके कंटेंट पे या फिर आपके थंबनेल पे कोई ना कोई कमी है, तभी ये फ्लेक्सिबिलिटी है। वरना यूट्यूब पे अगर आपका वीडियो एक बार 500 की कैटेगरी पे आ गया तो वो 500 की कैटेगरी पे रहेगा आपके उसके हिसाब से। अगर वो 1000 की कैटेगरी पे आ गया तो वो 1000 की कैटेगरी पे रहेगा। ऐसे नहीं कि एक बार 1000 की कैटेगरी में भेज दिया और फिर उसके बाद उसको कहीं दूसरे, हाँ, तो वो आपको वहाँ पे जाकर के चेक करना होता है। टिपिकल आपको दिखा देता है कि भाई लास्ट वीडियो में ये था और अब वीडियो में ये चल रहा है, तो आपको तुरंत उसमें एक्शन लेना चाहिए और अपने थंबनेल को चेंज कर देना चाहिए। जैसे आपने बताया कि थंबनेल हमें इस स्ट्रैटेजी के बेस पे बनाना चाहिए, पर अगर कोई बंदा अगर कोई पर्सन है, वो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि वो अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट कर रहा है और पर उसके पास अभी बजट नहीं है, तो अगर वो एडिटिंग करना चाहता है अपने थंबनेल को, तो कौन से सॉफ्टवेयर है जिनके थ्रू वो एडिट कर सकता है आराम से? अगेन मैं यही कहूँगा, देखो सबसे बेस्ट जो बात है, क्योंकि पहले टॉप से लेके चलते हैं कि प्रोफेशनली अगर आप कर रहे हैं, आपके पास फोटोशॉप है, आप उसको पीसी में एडिट कर रहे हैं, लैपटॉप में एडिट कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड, आप उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। बट अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है, आपके पास फोटोशॉप का कोई भी वर्जन नहीं है, या फिर आपका सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करता, तो आप कैनवा डाउनलोड करें। कैनवा की आप चाहे वेब वर्जन में जाके यूज़ करें या कैनवा की ऐप डाउनलोड करें फ़ोन में। वहाँ आपको मेन अच्छी ये बात भी है कि फ़ोटोशॉप में आपको सब कुछ क्रिएट करना पड़ता है, कैनवा में आपको बने बनाए टेम्पलेट्स भी मिल जाती है।
तो अगर आपको डिज़ाइनिंग नहीं भी आती ना, सिर्फ और सिर्फ आप अपने विजुअलाइजेशन के पावर से, कि आपको इतना पता है कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए, बिल्कुल। आपको अगर पता है कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए, मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं, मैंने ये चीज़ें समझ ली, जो भी मैंने रेशियो की बात करी थी, जो मैंने रूल्स की बात करी थी, आपने वो चीज़ें समझ ली कि कहाँ पे क्या होना चाहिए। अब आपको सिर्फ ये पता है मुझे यहाँ पर ये लगाना है, यहाँ पर ये, तो वहाँ पर कैनवा आपकी बहुत हेल्प कर देगा। आपको फॉन्ट स्टाइल्स बने हुए मिल रहे हैं, आपको बॉक्सेस, जो भी आपको डायलॉग बॉक्सेस यूज़ करने हैं वो आपको बने हुए मिल रहे हैं, आपको बैकग्राउंड्स मिल रहे हैं, आपको इजीली अगर आपको अपना बैकग्राउंड रिमूव करना है किसी फ़ोटो में, वो आपका 1 क्लिक में रिमूव हो जाएगा, जो फोटोशॉप में काम करने के लिए आपको काफ़ी स्किल्स की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें आपको प्रीसेट बनी बनाई मिल जाएंगी। तो जब तक अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता, आपने अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं सीखी है, तो आप कैनवा की हेल्प लें और वहाँ से भी आप काफ़ी अच्छे अच्छे थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी तो ये चीज़ आपने बता दी कि भाई कैसे हम लोग ग्राफिक बना सकते हैं कैनवा के थ्रू। और तो अगर इसी चीज़ को हम लोग ये समझे कि वीडियो एडिटिंग भी अगर किसी को करना हो अपने फ़ोन से ही, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन लोगों के पास अभी उतना बजट नहीं है, हाँ। और वो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर रहेंगे जिनको आप वो अपना आराम से एडिट कर सकें अपने वीडियो को? तो हम मोस्टली इसमें बजट वाली बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा आज का हमारा टॉपिक ही है कि अगर कोई क्रिएटर बनना चाह रहा है, तो अगर कोई ऑलरेडी है, अगर कोई कर रहा है और वीडियो एडिटिंग सीखना चाह रहा है, तो मे बी उनके लिए ये बातें यूज़फुल नहीं होंगी। बट अगर कोई क्रिएटर बनना चाह रहा है, स्टार्ट करना चाह रहा है, उन्हें नहीं पता है कि वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, अब जो उन्होंने फ़ोन से शूट कर लिया तो उसको कैसे स्टार्ट करना है, तो अगेन एक बात तो मैं वही रिपीट करूँगा कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आप उसको पहले मैक्सिमम यूटिलाइज़ करो। अगर आपने फ़ोन ले लिया, अगर मैं बात करूं आईफोन की, तो आईफोन के अंदर आपको आई मूवी करके ऐप मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं डाउनलोड करनी, आप उसके अंदर ही एडिट कर सकते हैं। अच्छा। उसके अलावा आपके पास VN आ गया, ठीक है। VN में काफ़ी अच्छी रील्स, ट्रांजिशंस, टेक्स्ट इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें आप काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा कैपकट है, कैपकट को लोग यूज़ करके बहुत अच्छे अच्छे, मतलब ऑलमोस्ट VFX स्टाइल में वो रील्स लोग बना देते हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि उन्हें एक पर्सपेक्टिव मिल गया, उनके दिमाग में एक आइडिया आ गया। तो अगर आपके दिमाग में आइडिया है कि आपको चाहिए क्या, तो टूल तो आप कोई भी यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिक यही टूल वो चीज़ बना के दे पाएगा। अब क्रोमा शूट अगर आप कर रहे हैं, क्रोमा कट करने के हर ऐप के अंदर ऑप्शन होते हैं। इवन जूम में अगर आप काम कर रहे हैं, जूम में वीडियो कॉल कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास क्रोमा कट करने के ऑप्शन है। तो यूज़ करने वाले तो इन जगहों से भी यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो जो आपके पास है आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें। अब जब करते करते आपको लग गया कि हाँ यार अब VN में मैं इससे आगे नहीं जा पा रहा, कि मेरे को मल्टी लेयर के ऊपर काम करना है, मैं इससे आगे नहीं जा पा रहा, तो आप उसके बाद अगर मैं बात करूँ PC के ऊपर, कि आपने फ़ोन में ये सारी चीज़ें यूज़ कर ली, एंड्रॉयड में आपने VN कैपकट यूज़ कर लिया, आईफोन में आपने iMovie यूज़ कर लिया। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं बीच में iPad का। अगर मैं आपको iPad दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं आपको अपना iPad दिखाऊं, इवन दो मेरे पास सारे सॉफ्टवेयर हैं, मेरा लैपटॉप हमेशा मेरे बैग में रहता है, बट अगर मैं यहाँ पर आपको अपना एक सीक्रेट दिखाऊं, विच इज़ अच्छा DaVinci Resolve। इंटरफेस देख के आपको लग रहा है प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, फ्री है। अच्छा, वाह। DaVinci Resolve, जो चीज़ें आप अपने तो ये फ़ोन के लिए भी है? मोस्टली ये स्पेसिफिक, अगर मैं अभी iPad की बात कर रहा हूँ, फ़ोन के लिए बाकी चीज़ें हैं। अगर आप iPad यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है, आपने iPad भी अगर परचेज़ किया है, कोई सा भी वर्जन, चाहे इससे ओल्डर वर्जन हो, न्यूअर वर्जन हो, हर एक पे आपके लिए DaVinci Resolve फ्री है। तो इसको मैं इसलिए रखता हूँ कि कई बार लैपटॉप एक्सेसिबल नहीं होता, कई बार अर्जेंटली कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करनी होती हैं कि लेट्स सपोज हमने कोई एक रील ही हमें एडिट करनी है अर्जेंट में, या कुछ चेंजेस आ गए किसी चीज़ में, हमें कुछ चीज़ ओवरलेज ऐड करने हैं, कुछ भी करने हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं तो इस पर्पज़ से यूज़ करता हूँ। अगर कोई इस पर काम कर रहा है तो कंप्लीट हमारे पास कलरिंग के ऑप्शंस, कलर ग्रेडिंग के ऑप्शंस, कलर करेक्शन भी नहीं, कलर ग्रेडिंग के ऑप्शंस जो आप प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में करते हैं, वो आप इस फ्री टूल से कर सकते हैं, DaVinci Resolve की iPad के लिए ऐप। अब आ जाते हैं हम लैपटॉप्स के ऊपर। अगर आपके पास सिस्टम है तो आप उसमें फिल्मोरा यूज़ कर सकते हैं। इसी टाइप के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैमटेसिया है, इस तरह से आप फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। आपको सबसे पहले समझ आ जाएगा कैसे आप कट्स लगा सकते हैं, मल्टी लेयर्स पे काम कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे करके जब आपको लगे कि आपने उससे ऑलरेडी इतना कंटेंट बना लिया कि अब उसकी लिमिटेशन ख़त्म है, अब आपकी ऑडियंस को आप
आपको उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है आपकी ऑडियंस, उनको आपका कंटेंट पसंद आ रहा है, सब कुछ है, बस आपको अपनी वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, उस टाइम पे आप करें इन्वेस्ट। भाई उस टाइम तक तो आप इतना कर ही चुके हैं ना कि आपकी चीज़ें जब लोगों को पसंद आ रही हैं तो यू मे बी ऑलरेडी अर्निंग। बिल्कुल। अगर आप अर्न कर रहे हैं फिर तब आप इन्वेस्ट कीजिए, तब आप एक अच्छा लैपटॉप लीजिए, तब आप सॉफ्टवेयर परचेज करिए, उसको सीखिए, क्योंकि इन सॉफ्टवेयर का ये बेनिफिट है कि यहाँ पे आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं। इसको आप बिना सीखे भी इसमें वीडियो एडिटिंग चालू कर सकते हैं, बट अगर आप बिना सीखे प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट्स स्टार्ट कर देंगे ना, आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा, बिकॉज उसमें हर चीज़ मैनुअल है। बिल्कुल। तो इन प्रीसेट्स के बारे में आपको समझ आ गया, यहाँ से आपको समझ आ गया कि ट्रांजिशन क्या होते हैं, इफेक्ट्स क्या होते हैं, कलर लुकअप टेबल्स क्या होते हैं, लट्स बहुत फेमस है आजकल की, भाई सिनेमैटिक वीडियो बनानी है ये वाला लट यूज़ कर लो, लोग पूरे पूरे प्रीसेट्स डाउनलोड करते हैं, परचेज करते हैं, आपको वो चीज़ें समझ आ गई। अब आपको ये समझ आ जाएगा कि ये सब कैसे बने थे और कैसे मैं इनको और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में डिलीवर कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो जब ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे कि अब हमने शूट भी कर लिया, अब हमें समझ आ गया कि कैसे कंटेंट अपलोड करना है, कैसे उसका थंबनेल क्रिएट करना है, क्या टाइटल होना चाहिए, जब ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, बट इसके बाद भी अभी आपके एक्सपीरियंस में कि इतने सालों से हम सब कुछ अपलोडिंग कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स मैनेज कर रहे हैं, लगभग 50 से 100 यूट्यूब चैनल्स हमने मैनेज किए हैं आज तक, तो उन सब में कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां भी रहती हैं। जब हमारे पास लोग आते हैं, कोई कंसल्ट करता है, मीटिंग्स होती हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कमियां पता लगती हैं। तो ऐसी कोई कमी जो आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि कोई मिस्टेक्स हैं जो आपने रेगुलरली नोटिस करी है कि भाई ज़्यादातर लोगों ने ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा कर रखी है, तो ऐसी कोई मिस्टेक्स अगर पॉइंट आउट करना चाहें जो यूट्यूब पर नहीं करनी चाहिए? ऐसी कुछ मिस्टेक की अगर हम बात करें तो मुझे मेजरली जो लगता है, एक तो कंटिन्यूटी है कि लोग जोश पे पहले स्टार्ट करते हैं, देन फिर कुछ दिन बाद वो गायब हो जाते हैं। और वहाँ पे जब अगर आपसे यूट्यूब एक ही चीज़ मांगता है, वो आपको आपके अपने प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं मांग रहा आपसे, वो अपना प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। वो बस ये चाहता है कि आप लॉयल रहो उसके लिए, आप उसके साथ कंटिन्यूटी को मेंटेन करो। और वहाँ पे वो ये चाहता है कि जो भी आप कंटेंट बना रहे हो वो उसकी ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि क्रिएटर से ज़्यादा मेन उसके लिए ऑडियंस है, उसका इंगेजमेंट है कि भाई ऑडियंस जो है वो इंगेज्ड होनी चाहिए। अगर आपके कंटेंट को देख करके वो इंगेज नहीं हो रही है तो फिर वो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसके लिए आपका चैनल अच्छा नहीं है। तो मैंने सबसे बड़ी गलती तो यही देखी है कि कंटिन्यूटी मिसिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो क्या ग्रो करने के लिए डेली कंटेंट डालना ज़रूरी है? नहीं, डेली तो नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी पर्सन से बात करोगे जो यूट्यूब पे काम करता है, देखो डेली डालने का फैक्टर ये है कि डेली भी डालते हैं कई लोग, उससे क्या होता है कि आपको न्यू सब्सक्राइबर मिलना थोड़ा सा चांसेस कम होते हैं। उससे आप इनकम ज़रूर जनरेट कर सकते हो कि डेली आपका वीडियो आ रहे हैं, वो आपके इनकम सोर्स के लिए ठीक है कि आप डेली वीडियो डाल रहे हो। और उस पर क्या होगा कि एक तरीके से जब भी कोई वीडियो डलता है तो वीडियो डलते साथ ही यूट्यूब सबसे पहले प्रायोरिटीज़ उसी वीडियो को देगा जो अभी डला है। लेट्स सपोज कि आपने एक वीडियो आज डाला और आज डालने के बाद आपने उसमें जो भी आपके चीज़ें हैं वो आपने अपलोड कर दी, उसमें डाल दिया उसको, तो आपने कल जो दूसरा, अगर आप कल एक और वीडियो डालेंगे तो इस वीडियो को वो ब्राउज फीचर में कम दिखाएगा, जो आपने लेटेस्ट वीडियो डाला है उसको वो ब्राउज फीचर में दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा कि आपके न्यू सब्सक्राइबर तक आपका वीडियो नहीं पहुंच रहा, आपके जो अभी के सब्सक्राइबर हैं उन्हीं के पास आपका वीडियो कंटिन्यूसली जा रहा है, जो आपके रेगुलर व्यू हैं, जो व्यूअर हैं, जो आपको वेट करते हैं कि हाँ भाई डेली की वो आपका वीडियो आएगा। जैसे डेली ब्लॉग के साथ होती है, के साथ ये चीज़ होती है, तो आपका वीडियो कंटिन्यूसली उन्हीं व्यूवर्स के पास जाता रहेगा, उन्हीं व्यूवर्स के पास जाता रहेगा। ये आपके लिए इनकम के लिए अच्छा है। पर अगर आप एक कम्युनिटी बनाना चाहते हो, आप कोई कोर्स सेल करना चाहते हो या आप अफिलिएट के थ्रू कमाना चाहते हो, तो तब ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। आपको फिर गैप लेना चाहिए, कम से कम एक दिन का तो गैप लेना ही चाहिए। 24 घंटे 48 घंटे का आपको कम से कम गैप लेना चाहिए जब भी आप कोई वीडियो डाल रहे हैं। मतलब डेली ना डाल करके आप एक दिन छोड़ के एक दिन लॉन्ग वीडियो, लॉन्ग फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें भी 2 फॉर्मेट है, शॉर्ट फॉर्मेट और एक लॉन्ग फॉर्मेट। आप लॉन्ग फॉर्मेट पे ये मैं बोलूँगा कि आप एक दिन का गैप जरूर लीजिए, और शॉर्ट फॉर्मेट पे ये होता है कि आप एटलीस्ट एक वीडियो आप डालिए। ऐसा नहीं कि आपको 3-4 वीडियो डालने हैं शॉर्ट्स के अंदर, आप एक वीडियो भी डालेंगे इनफ है, ठीक है। कई लोग जो हैं वो क्वांटिटी में काम करते हैं, पर मेरा सजेशन उन लोगों के लिए ये है कि आपको क्वालिटी में काम करना चाहिए। आप क्वालिटी में काम कर रहे हो और अगर आप वीक पे एक वीडियो भी डाल रहे हो तो भी वो चलेगा, ऐसा नहीं है। उतना ही वॉच टाइम, अगर मैं अपने चैनल की बात करूं तो हमारा एक वीडियो
कम से कम इतना वॉच टाइम लेकर के आता है जितने में 3 या 4 चैनल मोनेटाइज हो सकते हैं। मतलब 4000 घंटे मांगता है यूट्यूब जो है आपके 1 साल के अंदर अंदर 12 महीने के अंदर अंदर आपको 4000 घंटे पूरे करने होते हैं और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने होते हैं। तो हमारा एक एक वीडियो, जब भी कोई वीडियो हमारा लॉन्च होता है और वो आता है 1 वीक के अंदर, तो हमारा एक ही वीडियो अगर वो 30,000 भी गया है तो भी वो कम से कम 15 से 20,000 घंटे वॉच टाइम लेकर के आता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि पर डे ही वीडियो डालना है, आपको क्वालिटी में काम करना है, क्वांटिटी में नहीं। अगर आप सब्सक्राइबर के लिए काम करना चाहते हो, अगर आप सिर्फ कमाने के लिए, सिर्फ आपका मोटिव है कि हम यूट्यूब के थ्रू ही पैसा कमाएंगे, तो फिर आप डेली वीडियो डालो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मतलब अगर आप 4 वीडियोस बना रहे हैं जिनको लोग 1-1 मिनट ही देख रहे हैं, या फिर आप एक ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिसको लोग रुक के आराम से 8, 9, 10 मिनट तक देख रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाँ, आप एक लॉन्ग वीडियो बना सकते हैं। लॉन्ग वीडियो का फॉर्मेट आप 13-14 मिनट 15 मिनट तक आप रख सकते हैं। उसको आप इंगेजिंग बनाइए, हफ्ते में आप एक वीडियो डालिए, आपका चैनल डेफिनेटली मोनेटाइज हो जाएगा। ओके, तो इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा है कि कुछ एड्स आते रहते हैं आजकल, किसी कम्युनिटी में पोस्ट होते हैं, दिस चैनल इज़ फॉर सेल, दिस चैनल फॉर सेल, साथ में लिंक होता है भाई 1 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल सेल पे है, 10 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल सेल पे है, तो लोग उनको परचेज करते भी हैं। बिल्कुल करते हैं। तो क्या ये चीज़ सही है? नहीं, ये आपको तब ठीक है जब आप उसी नीश पे काम कर रहे हो। लेट्स सपोज कि कोई टीचर है, वो टीचर अपना चैनल सेल कर रहा है और आप भी एक टीचर हो उसी नीश के। मतलब ऐसे नहीं कि कोई वीडियो एडिटर का टीचर है और वो फिर अपना मैथ का टीचर का चैनल परचेज कर ले। ओके, तो ये वहाँ पे ठीक है जब आप उसी नीश पे काम कर रहे हो। और मेरे को तो देखो, मैं उस चीज़ पे सपोर्ट नहीं करता। मैं नहीं मानता हूँ कि आपको किसी की मेहनत के ऊपर अपनी मेहनत को ठप्पा लगा करके आप उसमें ये बोलो कि ये मेरी मेहनत की गई है। लोगों को पता होता है कि पहले कोई और दिखता था, अब कोई और दिख रहा है, तो वहाँ पे वो आपकी जो एक रेपुटेशन होती है, रेपुटेशन बोल सकते हैं या फिर आप ट्रस्ट बोल सकते हैं, आप ऑडियंस के साथ वो गेन नहीं कर पाते। या फिर ऑडियंस आपको उसका एम्प्लॉय सोचने लग जाती है कि भाई वो फलाना बंदा था, वो पहले आता था, वो शायद मालिक होगा और ये एम्प्लॉय है। या फिर वो आपको मालिक ही सोचने लग जाते हैं कि वो फलाना बंदा था, जॉब छोड़ के चला गया होगा, अब ये मालिक वहाँ पे आ गया है। तो वहाँ पे आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, वहाँ पे आपका एक ट्रस्ट नहीं बन रहा। मतलब सिर्फ नंबर्स दिखा के वहाँ पे आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हाँ, हो कि भाई बस। इतने सब्सक्राइबर हैं। और ये भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने गलत नीश का चैनल परचेज कर लिया तो उसमें व्यूज़ नहीं आएंगे, उसमें व्यूज़ आपके डाउन हो जाएंगे। चाहे उस पर्सन के व्यूज़ आ रहे थे और एक अच्छा एक्टिव चैनल था, पर अब उसमें व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि उसका रीज़न है कि जो, और उसमें कमेंट्स भी आप पढ़ोगे तो बड़े फ़नी से आएंगे कि सर आप तो पहले वो टीचिंग करते थे, अभी आप ब्लॉग बना रहे हो, और सर वो आप दुबई गए थे, वो वाला वीडियो बड़ा अच्छा लगा था, वैसे ही वीडियो दोबारा बनाओ। तो इस तरीके के कमेंट्स भी वहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि वहाँ पे लोग आपके अपोजिट कमेंट्स कर रहे होंगे। और जो आपका कन्वर्जन रेट है आपके, अगर आप कोर्सेज सेल करना चाहते हो या अफिलिएट पे करना चाहते हो, तो वो आपका डाउन हो जाता है और आपके व्यूज़ भी नहीं आते। तो मैं उस चीज़ पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। कई लोग करते हैं, परचेज़ भी करते हैं, उनको रिजल्ट भी मिलते हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, जिनको जो चीज़ अच्छी लग रही है वो उस हिसाब से कर रहा है। पर मैं उस चीज़ पे नहीं कहता कि आप उसको परचेज़ करो। अच्छा, ये तो ही परचेज की बात जिसमें जेन्युइन सब्सक्राइबर्स होते हैं, जेन्युइन लाइक्स होते हैं, जेन्युइन व्यूज होते हैं। लोग फेक सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हैं, बोट्स बढ़ा रहे हैं, तो उन केसेस में क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं चैनल पे, और वो बढ़ाना ठीक है गलत है, किस किस रीजंस में लोग बढ़ाते हैं, और क्या क्या हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उन चैनल्स के साथ? देखो, मेरा एक्सपीरियंस अगर आप बोलोगे उन चैनल्स के साथ काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। मैं कभी भी बोट्स को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप कोई भी बोट्स जो हैं वो आप परचेज़ करो, और अपनी इमेज को मेंटेन करने के लिए मैं कभी भी ये स्टेप नहीं लेता। 1 साल हो गया हमारे इस चैनल को, 15,000 में है आज भी, मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता उस चीज़ का। हाँ, ज़रूर लगता है कि यार इतना लोग प्यार करते हैं, लोग व्यूज़ देते हैं, पर लोग सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो वो थोड़ा सा लगता है कि यार इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, इतनी नॉलेज भी रखते हैं। कई बार क्लाइंट भी हमसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि भाई तुम इतनी अच्छी नॉलेज रखते हो, मेरा चैनल आप चला रहे हो, तुम्हारे खुद के चैनल पे आपको 1 साल हो गया, आपके पास सब्सक्राइबर नहीं है। पर मैं भी उनको यही बोलता हूँ कि आप हमारा एनालिटिक्स खोल के देखोगे तो वहाँ पे आपको सारी जेन्युइनिटी वहाँ पे दिख जाएगी कि हमारा वॉच टाइम कितना है। क्योंकि हमारे चैनल का वॉच टाइम बहुत अच्छा है और उससे हम भी एक अच्छा अर्निंग हमारी भी होती है, जिसमें हम भी एक अच्छा अमाउंट कमाते हैं यूट्यूब के थ्रू। अभी हम लोगों ने कोई कोर्सेज नहीं लॉन्च किए ना कुछ किया, तब भी हमारी सिर्फ एक ही इनकम है, वो है यूट्यूब क्या जो भी एडसेंस है उसके थ्रू हम लोग इनकम जनरेट करते हैं। लोगों के पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं इनकम जनरेट करने के। तो
अब लोग जो फेक फॉलोवर बढ़ाते हैं या सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं उनको आज इम्पैक्ट नहीं होता, उनको फ्यूचर पे ज़रूर इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यूट्यूब जो मैं मानता हूँ वो आपका एक एसेट्स है। आप एक एसेट्स बना रहे हो, आपने एक इन्वेस्टमेंट किया है, अपना टाइम अपना पैसा उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। लेट सपोज कि हमारा भी चैनल है, तो हमने 1 साल उसमें चाहे हमने वीक पे एक ही वीडियो बनाया, पर उस वीडियो को बनाने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, शूटिंग करना, मैनेज करना, गेस्ट को मैनेज करना, उनको इनवाइट करना, ढूंढना कि ऑडियंस के लिए क्या बेस्ट है, क्या उनको लिए बनाना चाहिए, हम लोगों को उस तरीके के गेस्ट को लेकर के आना, फिर शूटिंग करना, फिर आपके पार्ट स्टार्ट होते हैं शूटिंग का, एडिटिंग का, फिर उसके बाद थंबनेल बनाना, पोस्टिंग करना, बहुत सारी मेहनत लगती है, पूरा 1 हफ्ता उसमें हम लोग मेंटेन करते हैं चीज़ों को। पर उसके बाद भी आपका वीडियो एक तरीके से कहीं ना कहीं अलगोरिदम में चले जा रहा है और वो घूम रहा है। अगर आपने कोई भी फेक नहीं किया। आज की डेट में कई ऐसे सोर्सेज हैं जैसे कि पॉडकास्ट, आप लॉन्ग फॉर्मेट पे चले जाइए, आप 1 महीने के अंदर ही मोनेटाइज कर देंगे। पहले दिन से भी आप मोनेटाइज कर सकते हैं। हाँ, पहले दिन से भी आप मोनेटाइज कर सकते हैं। हम अपना एक वीडियो शो करेंगे, हमने पहले कुछ वीडियोस बनाए, वो रैंक नहीं करे, पर 1-1.5 महीने के अंदर ही एक वीडियो हमारा वायरल कहीं ना कहीं चला। उसके ज़्यादा व्यू नहीं थे, 40-50 हज़ार व्यू थे, पर तब भी 4,000 घंटे हमने क्रॉस कर लिए थे उसी एक ही वीडियो से। उसी एक वीडियो से। तो आपको क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे काम करना है। और जो अभी लेटेस्ट जो चल रहा है, आपको लॉन्ग फॉर्मेट पे अगर आप काम करते हैं तो आपको ईजिली मोनेटाइजेशन मिल जाएगा। पर मेरे को ऐसा लगता है मोनेटाइज के पीछे भागने की जगह आपको अपने बैकएंड पे चीज़ों को रेडी करना चाहिए। आप इसके यूट्यूब को आप एक सोर्स मानिए जिसके थ्रू आप अवेयरनेस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, और उसको एक सेलिंग का टूल मानिए कि इसके थ्रू हम लोग सेल कर सकते हैं, उसके मोनेटाइज के पैसे से बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप ये मत सोचिए कि भाई मोनेटाइज करके मेरे को पैसा आ जाएगा, बस मुझे 4,000 घंटे करने, ऐसा नहीं होता। 4,000 घंटे करने के बाद भी चैलेंजेस है कि आपके वीडियोस में कंटिन्यूसली उतना ही वॉच टाइम आना चाहिए, तभी तो आपको इनकम मिलेगी ना। और मुझे बेस्ट पार्ट यूट्यूब का क्या लगता है ना, कि ये तो चलो इनकम के ये सारे सोर्सेज हो गए, बट एडसेंस, एफिलिएट, अगर ये सब भी चीज़ें हम हटा दें ना, तो मैं एज अ क्रिएटिव पर्सन इसको अगर देखूं, अगर मेरे अंदर कोई स्किल है तो मैं अपनी चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ को उस चीज़ के बारे में लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ, तो बेनिफिट एक और क्या मिलता है ना, मैंने अपनी स्किल्स डालनी शुरू करी, ठीक है, यूट्यूब से तो मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो ही गया, ठीक है, मेरे यूट्यूब से पैसे आने चालू हो गए, एक सोर्स ऑफ इनकम वो बन गया। बट अब जो ऑडियंस देख रही है, अब ऑडियंस को भी तो पता लगा ना कि भाई ऐसे क्रिएटर हैं, इनको इस चीज़ की नॉलेज है, ये चीज़ बना रहे हैं और उसके बारे में सिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो आपके पास ऑटोमेटिकली ब्रांड्स आ जाएंगी आपको उसी स्किल के लिए हायर करने के लिए। बिल्कुल। कि अगर मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग सिखा रहा हूँ, तो ब्रांड्स खुद अप्रोच करते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हमें एडिट कराना है, या फिर हमारी ये कंपनी है, हमें इस चीज़ से रिगार्डिंग हमारा वीडियो एडिटिंग करानी है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपकी जो भी स्किल है, आप यूट्यूब का एडसेंस से ज़्यादा आप उस वे में अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल। अब इतनी सारी जो हमने बातें कर ली, बिल्कुल, कि ऐसे भी अर्न कर सकते हैं, वैसे भी अर्न कर सकते हैं, ये भी है वो भी है, तो अब अगर एंड करते करते हम फटाफट एक प्रोसेस डिस्कस करें कि इतनी सारी चीज़ें किसी ने समझ ली, अब स्टेप बाय स्टेप अगर हम एक चेकलिस्ट दे दें, बिल्कुल, कि ये चेकलिस्ट आप फॉलो करो एंड यू आर डन, तो वो क्या रहेगी? उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे हमने कुछ चीज़ें तो डिस्कस कर भी ली कि आपको डिस्क्रिप्शन बनाना होता है, उसमें आपको स्टार्टिंग की 4 लाइनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, 3 हैशटैग आपको लगाने मिनिमम, क्योंकि वो 3 ही एल्गोरिदम उसका काउंट करता है। आपको कभी भी टैग जो हैं वो अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में नहीं डालने हैं, आपको टैग के सेगमेंट पे ही उनको डालना है। टैग का मतलब यही है कि आप बहुत बड़ा टैग मत डालिए कि हाउ टू बी यूट्यूबर, ऐसे कुछ करके नहीं डालना है आपको सिंपल वर्ड पे, 1 से 2 वर्ड पे ही आपको टैग लगाने हैं। इसके अलावा जो आपका एन कार्ड आता है, जब आपको एन कार्ड का ऑप्शन मिलता है तो वहाँ पे आप अपनी प्लेलिस्ट लगाइए। कभी भी ऐसे नहीं कि आपने अपनी मर्ज़ी से कोई वीडियो लगा दिया उसके अंदर, आप उसके अंदर प्लेलिस्ट लगाएंगे तो बहुत इजी होता है यूट्यूब को पिक करना कि आपने वो वीडियो किस प्लेलिस्ट के लिए बनाया है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर व्यूवर को वो चीज़ पसंद आ रही है तो वो आपके प्लेलिस्ट पे जा करके और भी वीडियोस देख सकते हैं। और इसके बाद टाइमिंग भी मैटर करती है कि कोई बेस्ट टाइम है, या फिर कोई कैसे फाइंड कर सकता है कि भाई मैं किस टाइम पे अपलोड करूं। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह डालते हैं, बिल्कुल सुबह 9 बजे उठो तो उनकी वीडियो गुड मॉर्निंग के साथ आपके नोटिफिकेशन में आई होती है। कई लोग बिल्कुल रात के 12 बजे डालते हैं, तो ये टाइमिंग कैसे डिसाइड होती है?
ये टाइमिंग बेसिकली आपके क्वेश्चन पे ही एक आंसर है। उसमें क्या है कि जो आपने बोला कि कई लोगों के गुड मॉर्निंग का मैसेज के साथ उनका वीडियो आया होता है। अब लेट सपोज कि आप कोई ब्लॉग बना रहे हो, वो मॉर्निंग का ही ब्लॉग है, तो आपको उसी टाइमिंग पे डालना चाहिए, सुबह के टाइमिंग पे। अब अगर आप कोई कुकिंग का आप अगर बना रहे हैं तो मोस्टली जो हमारी फीमेल्स हैं वो मोस्टली जो है वो दिन में फ्री होती है। अगर कोई तो आपका कुकिंग वाला वीडियो है तो आप वहाँ पे डालिए, उस टाइमिंग पे डालिए। अगर आपका मसाले वाला वीडियो है, जैसे लेट सपोज कि आप कोई मसाले वाली बात कर रहे हैं तो लोग आराम से लेट के उस मसाले को सुनना चाहते हैं, तो आप शाम को डालिए। ये तो वो टाइमिंग है जो टाइमिंग्स आप जब नए क्रिएटर हैं, आपको अभी यूट्यूब ने कोई भी एनालिटिक्स पे आपका कोई भी टाइमिंग डिसाइड नहीं किया है आपके ऑडियंस बेस पे, तो आप इस तरीके से साइकोलॉजी के हिसाब से समझ सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट टाइमिंग क्या रहेगी। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आप ऑलरेडी एक यूट्यूबर हैं और आपके पास टाइमिंग का, आप एनालिटिक्स के अंदर जाएंगे, वहाँ पे ऑडियंस का ऑप्शन होता है, उसके अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखा देता है कि कौन सी टाइमिंग पे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर आपके एक्टिव हो रहे हैं। तो आपको जो भी बेस्ट आपकी टाइमिंग है आप देखिए, कम से कम उसमें जो डार्क वाली लाइनिंग है उस पर अगर 3 से 4 कंटिन्यूसली डार्क लाइनिंग है, लेट सपोज कि 8 बजे 9 बजे 10 बजे मेरी टाइमिंग बैठ रही है, तो मैं वो वाली टाइमिंग को प्रेफर करूँगा। उस पर नहीं जाऊँगा जहाँ पे मेरी सिंगल 2 बजे की दिखा रहा है। अब 2 इसमें एग्जांपल है कि भाई 2 एक जगह में सिर्फ और सिर्फ सिंगल दिखा रहा है 2 बजे का, और एक जगह में दिखा रहा है कि 8 9 10, तो मैं 8 9 10 वाले में चला जाऊँगा। ओके। तो ऐसे आपको अपनी टाइमिंग को डिसाइड करना है। बाकी अगर आप अभी नए यूट्यूबर हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी के हिसाब से जज करना है कि भाई क्या आपकी टाइमिंग होनी चाहिए जो आप वीडियो को लोड कर रहे हैं। और बाकी कोई मिथ है सारे कि भाई फ्राइडे डालो, सैटरडे डालो, संडे डालो, ज़्यादा चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारे मिथ हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सिर्फ साइकोलॉजी समझनी है अपनी ऑडियंस की, आपको सिर्फ एल्गोरिदम का साइकोलॉजी समझनी है कि भाई मेरा वीडियो कब टाइमिंग पे, किस टाइमिंग पे ज़्यादा वॉच टाइम ला रहा है, तो बस यही है टाइमिंग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे टॉपिक्स आज डिस्कस कर लिए, और अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करने रहते हैं। तो आई होप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी, और जो नया क्रिएटर है जो यूट्यूब स्टार्ट करना चाह रहा है तो उनको वो चीज़ें समझ आई होंगी। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन फ्री है, आप अपने क्वेश्चंस, आप अपनी क्वेरीज कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे आगे उससे रिलेटेड हम इस चीज़ पे और बात करें। मज़ा आया काफ़ी। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब तो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप जितनी बात करोगे उतनी बात कम है। अभी तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई नहीं, और शायद लोग कमेंट करके बोलेंगे भी कि भाई आपने ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। पर मैं बस यही बोलूँगा उन लोगों को कि भाई सब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बता सकते हैं जो भी चीज़ें। तो आप क्वेश्चन कीजिए, हम उनको आंसर करेंगे। मे बी शायद कोई गलती हो सकती है तो उसके लिए माफ़ करना, और बाकी तो ऊपर वाला है। चलिए, तो थैंक यू सो मच भाई इतनी सारी नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू।